हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के दूसरे मॉडल पेपर को यहां पे सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 48 के 48 प्रश्न देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है नीदरलैंड, डी ऑप्शन है भारत। तो वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं, तो ये फ्रांस से संबंधित हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पौनों का देश कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो पौनों का देश किसे कहा जाता है, तो पौनों का देश यहाँ पे फिनलैंड को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिनलैंड में पौनचक्कियों की संख्या बहुत ही अधिक है, इसीलिए जो फिनलैंड है इसे पौनों का देश या पौनचक्कियों का देश बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। ए ऑप्शन है परिमाण, बी ऑप्शन है दिशा, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी ये सदिश राशि है। यानी जो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे सदिश राशि होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे सदिश कहलाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर की नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। जो नाइक्रोम होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। ए ऑप्शन है निकेल एवं क्रोमियम, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं कार्बन, सी ऑप्शन है निकेल एवं कार्बन, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो यहाँ पे बताना है आपको कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम में यहाँ पे निकेल एवं क्रोमियम होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ए ऑप्शन है 1.6 × 10 के पावर 19 कूलम्ब, बी ऑप्शन है 0.16 × 10 के पावर 19 कूलम्ब, सी ऑप्शन है 16 × 10 के पावर -19 कूलम्ब, डी ऑप्शन यहाँ पे 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब यहाँ पे क्या होता है, आवेश होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर है। यहाँ पे बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है यहाँ पे किलोवाट घंटा के। तो जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे 48 के 48 प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन विभवांतर का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो विभवांतर का एसआई मात्रक इसमें से पहचानना है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे वोल्ट होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे मानोमीटर, बी ऑप्शन है यहाँ पे वोल्टामीटर, सी ऑप्शन है यहाँ पे आमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे वोल्टमीटर। तो यहाँ पे
काफी आपको ध्यान से जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो वोल्ट मीटर बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे कहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को किससे सूचित किया जाता है, वोल्ट को तो भी से सूचित किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। इसमें से आपको पहचानना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है यहाँ पे जूल। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है वास्तविक होता है, बी ऑप्शन है काल्पनिक होता है, सी ऑप्शन है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण से, बी ऑप्शन है समतल दर्पण से, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, डी ऑप्शन है सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो ये अवतल दर्पण से बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों का। तो हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दोनों का। तो यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी यहाँ पे बताना है आपको कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है कूलॉम, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो यहाँ पे धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है, तो धारा मापने वाले यंत्र को यहाँ पे आमीटर बोला जाता है या ए मीटर बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो डायनेमो होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों धाराएं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो डायनेमो से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जनित्र होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे प्राप्त होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आवेश का मात्रक है। यहाँ पे बताना है कि आवेश का क्या मात्रक होता है। ए ऑप्शन है कूलॉम्ब, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे वोल्ट। तो आवेश का यहाँ पे मात्रक पूछा गया कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक यहाँ पे कूलॉम्ब होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और 48 के 48 प्रश्न देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे लिख के आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से पहचानना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, तो ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा क्या है, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का यहाँ पे स्रोत है। और यहाँ पे कोयले से प्राप्त ऊर्जा, तो ये भी क्या है, यहाँ पे अनवीकरणीय है। और यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, ये भी क्या है, यहाँ पे अनवीकरणीय यहाँ पे स्रोत है। तो अनवीकरणीय किसे बोला जाता है, जिसका
भंडारण सीमित है वो आने वाले समय में खत्म हो जाता है, उसे अनवीकरणीय बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होगा, पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है, यहाँ पे सौर ऊर्जा है। और अनवीकरणीय कौन है, यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। ये तीनों अनवीकरणीय है, लेकिन सौर ऊर्जा यहाँ पे नवीकरणीय है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, वही आपको यहाँ पे पता करना है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो जो आयोडीन होता है ये क्या होता है, यहाँ पे अधातु होता है, लेकिन इसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रोमीन को देख लीजिए, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो कार्बन होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है यहाँ पे आपको बताना है। तो कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पे 6 होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि Pb प्लस Cl2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, यहाँ पे PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक है, यहाँ पे अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको पता करना है कि ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो Pb है वो किसे विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे Cu को यहाँ पे विस्थापित कर रहा है, यानी Cu को हटा दे रहा है और उसके जगह पे खुद आ जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे Pb है वो क्या कर रहा है, Cu यानी कॉपर को विस्थापित करके खुद कॉपर की जगह पे यहाँ पे आ रहा है और कॉपर को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे अलग कर दे रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत अपघटन। तो लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है N2 यानी नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन है H2 यानी हाइड्रोजन गैस, डी ऑप्शन है यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी H2 बनता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें आपको पता करना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है यहाँ पे Cu, बी ऑप्शन है यहाँ पे Hg, सी ऑप्शन है यहाँ पे Ag, डी ऑप्शन है यहाँ पे Au। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसी में आपको पता करना है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कॉपर है वो सबसे यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील होगा इन सभी से, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन इसमें से अधातु है। Fe यानी यहाँ पे लोहा, यहाँ पे बी ऑप्शन है सी यानी कार्बन, यहाँ पे सी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे Au यानी गोल्ड यानी सोना। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन अधातु है। तो यहाँ पे देखिए जो सी होता है इसका मतलब होता है कार्बन, और जो कार्बन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अधातु होता है। और कार्बन का अपरूप कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट यहाँ पे कार्बन के अपरूप होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें अधातु क्या होगा, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम जिसका सिंबल होता है Ca की परमाणु संख्या। यहाँ पे आपको कैल्शियम का परमाणु संख्या बताना है कि कितना होता है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20। तो कैल्शियम यानी Ca का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सिलिका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है, एक उपधातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं, तो 3 सहसंयोजी बंधन होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 48 प्रश्न है वो काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। पूरे 48 के 48 प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CaCO3, बी ऑप्शन यहाँ पे MgHCO3 के द होल ट्वाइस, यहाँ पे सी ऑप्शन है CaHCO3 के द होल ट्वाइस, यहाँ पे डी ऑप्शन है MgCO3 के द होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र इसमें से कौन है। ए ऑप्शन है Na2CO3, बी ऑप्शन है यहाँ पे NaHCO3, सी ऑप्शन है Na2CO2, डी ऑप्शन है यहाँ पे NaCl। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट यानी जिसे हम धोने का भी सोडा बोलते हैं, इसका अणु सूत्र यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जो CHO क्रियाशील मूलक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है अल्कोहल, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो CHO क्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं, तो इसे एल्डिहाइड बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। इसमें से पता करना है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन है पत्थर, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो सबसे कठोरतम तत्व इसमें से कौन सा है, तो सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, यहाँ पे हीरा। और जो हीरा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अधातु होता है। तो इसे भी आपको साथ में पता करना है, रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि अक्रिय तत्व कौन है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन, बी ऑप्शन है यहाँ पे हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसमें आपको पता करना है कि कौन अक्रिय तत्व है, यानी अक्रिय तत्व किसे बोला जाता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो अक्रिय तत्व कौन से, यहाँ पे जो हीलियम है वो क्या है, यहाँ पे अक्रिय तत्व है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे परमाणु आयतन में, बी ऑप्शन यहाँ पे परमाणु घनत्व के, सी ऑप्शन यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के, डी ऑप्शन यहाँ पे परमाणु संख्या के। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो यहाँ पे परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी जो लोग हम पढ़ते हैं, हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, इसको किसने बनाया है, तो मोसले ने बनाया है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो अभी बता चुके हैं जो हीलियम है वो कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मजन में क्या बनता है। यहाँ पे बताना है कि निषेचन की क्रिया के पश्चात जो युग्मन है उसमें क्या बनता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बीज, बी ऑप्शन है भ्रूण, सी ऑप्शन है यहाँ पे खून का थक्का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मन में क्या बनता है, तो यहाँ पे भ्रूण बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि अवशेषी अंग का कौन उदाहरण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कर्ण पल्लव की पेशियां, बी ऑप्शन है पुच्छ के सेरुकाइन, सी ऑप्शन है निषेचक पटल, डी ऑप्शन है सभी। तो अवशेषी अंग किसे बोला जाता है, जो हमारे शरीर में रहता है लेकिन इसका शरीर का कोई काम नहीं, शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है। जैसे अपेंडिक्स वो हमारे शरीर में है लेकिन उसका कोई भी कार्य नहीं होता है शरीर में, तो वैसे अंगों को क्या बोला जाता है, यहाँ पे अवशेषी अंग बोला जाता है। और यहाँ पे कर्णपल्लिका पिसिया ये क्या है, यहाँ पे अवशेषी अंग है। पुच्छ के सेरुकाएं ये भी क्या है, यहाँ पे अवशेषी अंग है। और निषेचक पटल ये भी क्या है, यहाँ पे अवशेषी अंग है। इन सभी का कोई भी शरीर में यहाँ पे कार्य नहीं होता है लेकिन ये शरीर में रहते हैं, तो वैसे अंग को क्या बोला जाता है, यहाँ पे अवशेषी अंग बोला जाता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। जो एक आहार श्रृंखला होता है जिसमें शाकाहारी होते हैं उससे कौन सा यहाँ पे पोषक स्तर का यहाँ पे निर्माण होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्राथमिक यहाँ पे पोषित स्तर, बी ऑप्शन है यहाँ पे द्वितीय पोषी स्तर का, सी ऑप्शन है तृतीय पोषी स्तर का, डी ऑप्शन है यहाँ पे चतुर्थ पोषी स्तर का। तो एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वो निर्माण क्या करता है, तो यहाँ पे द्वितीय पोषी स्तर का यहाँ पे निर्माण करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है यहाँ पे श्वेत रक्त कण में। तो जो मैग्नीशियम होता है इसे Mg भी बोला जाता है और ये किस में पाया जाता है, जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्लोरोफिल में पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसमें आपको बताना है कि कौन प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन है रक्त, बी ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, सी ऑप्शन है वृक्क, डी ऑप्शन यहाँ पे अग्नाशय। तो मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो यहाँ पे मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है यहाँ पे घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्त्री में। तो खुला परिचरण तंत्र किस में पाया जाता है, और ये काफी ही महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। खुला परिचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है यहाँ पे बौनापन। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग उत्पन्न होता है, तो जो मधुमेह होता है वो क्या होता है, यहाँ पे उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंतु में उपस्थित प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है। यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है एक्टोडर्म, बी ऑप्शन है यहाँ पे मेसोडर्म, सी ऑप्शन है यहाँ पे इंडोडर्म, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तंत्रिका तंतु में उपस्थित किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है, तो ये इंडोडर्म के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण के लिए, बी ऑप्शन है श्वसन
श्वसन के लिए, सी ऑप्शन है उत्सर्जन के लिए, डी ऑप्शन है यहाँ पे परिवहन के लिए। तो मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है, और जो संबंधित है यहाँ पे जो वृक्क है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो वृक्क यहाँ पे उत्सर्जन से संबंधित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्सर्जन। तो दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो दही होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में यहाँ पे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन यहाँ पे फैलोपियन नलिकाओं में। तो यहाँ पे देखिए मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है, तो मानव मादा में निषेचन यहाँ पे फैलोपियन नलिकाओं में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रा में, बी ऑप्शन है मटर में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ईस्ट में भी होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है ईस्ट में, सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, डी ऑप्शन यहाँ पे लेमनिसिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है और हाइड्रा दोनों में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि पराग कोष में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में क्या होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है यहाँ पे अंडप, डी ऑप्शन है यहाँ पे परागकण। तो पराग कोष में क्या होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो पराग कोष में क्या होते हैं, यहाँ पे परागकण होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो आप लोग फिर से वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग फिर से शुरू से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट में देना है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है किलोमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कॉमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और आपसे एक विनती है कि आप लोग अब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, तो आप लोग पूरे 48 के 48 प्रश्न देखिएगा और 48 आपको याद भी हो जाएगा। अगर इसमें से कुछ प्रश्न आपको याद भी हैं तो उसका आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे लिख के आप लोग याद करने का जरूर कोशिश कीजिए। और याद करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिल्कुल आप लोग याद करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी 10वीं में पढ़ते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 8 बजे वाली क्रैश कोर्स की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।